सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। क्या बात है। आजकल तो बहुत धूमधाम मची हुई है चारों तरफ। ऐसा? हाँ, थोड़ी ऐसा लग रहा बरसात है। धूम मचा रही है और कहीं पर बादलों का शोर है और कहीं पर भक्तों का शोर है, मतलब गणेशोत्सव हो रहा है। राजुल कुछ नई बात बताओ, ये तो पूरा देश जान रहा है। भाई देखो। यही आजकल हो रहा है, हाँ। चारों तरफ नजर आ रहा मतलब है। वही होता है ना कि जो बात चल रही होती है हम वही बात करते हैं। ऐसे तो ही कुछ होता है अलग ना? हटकर बात की जाए। ऐसा इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी क्या? भाई देखो, ऐसा होता है ना राजुल कि आमतौर पर ऐसे ही होता है। अभी अभी चार लोग जहां मिल जाते हैं ना, तो बस सब लोग यही कहते हैं, अरे ये बड़ी मुश्किल है, घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, कोविड ने तो ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल हाथ पैर बंध गए। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी पूछोगी तो पूरे 2 साल में उन्होंने कम से कम 4 बार यात्राएं की होंगी। तो हमने उनसे पूछा धीरे से कि आपको सचमुच समस्या है या आप सब लोग कह रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं? तो उन्होंने बड़े ऊपर से नीचे तक देखा, बोला सच्चाई तो यही है कि सब लोग यही बोल रहा है तो हम भी यही बोल दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग जो कोशिश करते हैं ना कि हमारे जब श्रोता बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ खाना खाकर बैठे हैं, कुछ उनींदे से बैठे होंगे, कुछ चाय की बाट जो हो रहे होंगे कुछ या पी रहे होंगे या कुछ और ले रहे होंगे, तो भाई उन्हें तो हम बता ही दें कि आज हम क्या क्या लेकर हाजिर हैं उनके लिए, है ना? तो हम आज सखी विशेष में कवियत्री स्नेहलता स्नेह के बारे में बात करेंगे। हाँ, कि उनका रचना संसार कैसा है, और वहीं कुछ नृत्य भी कर लेंगे, है ना? पुंग चोलम नृत्य बहुत खास नृत्य है ये और बड़ा ऊर्जा से भरा हुआ है, तो बस यही ऊर्जा पहुंचानी है। बिल्कुल। जैसा हमने कहा ना कि वही घिसी पिटी बातों से अच्छा कि विरोध में भी कुछ सामंजस्य स्थापित करने की कुछ जुगत लगाई जाए, है ना? मतलब ये क्या कि भाई वो हमसे नहीं मिलता या हमारी उससे पटरी नहीं बैठती, तो भाई पटरी नहीं बैठती तो पटरी बैठाने की अगर कोशिश करनी ही पड़ जाए तो फिर कैसे क्या की जाए? किया जाए? तो उसके लिए क्या कुछ डायरी वायरी बनाई जाए? देखो कुछ साथी तो बनाने पड़ते हैं, है ना? और सबसे अच्छा साथी कौन होता है? वैसे तो अभी तक हम किताबें बता रहे थे, लेकिन एक और हम ढूंढ कर लाए हैं, डायरी, है ना? अच्छी साथी है, अच्छी दोस्त है। किताबों जितनी अगर ना भी हो तो बन सकती है अगर। बिल्कुल है ये, क्योंकि आपका अपना रचना संसार है, बल्कि अनुभवों का खजाना होगा। फिलहाल हम अपने खजाने में से कौन सा गीत सुनवाने वाले हैं?
इसकी गोल 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 गोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। हाँ हाँ छोरा है नटखट, बोली है पटपट, पर छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। हे बाजे रे बाजे रे बाजे रे, धम धम ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, तो धम धम बाजे ढोल, तो धम 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 बाजे ढोल। रख लो ये रूप तारो, छू लो जरा, अरे हाँ अरे हाँ, अरे हाँ, हे रात की रानी जैसे रूप मेरा महकसा, महकसा, उड़ेगी महक मुझे सुना ना तू क्यों आजा जा मेरी रानी, तू नहीं मेरी वाली, करूँगा मैं मनमानी। अंदर शैतानी, के ढोली तारो, के ढोली तारो, के ढोली तारो, हे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, के ढम ढम बाजे ढोल। हे छोरी बड़ी अनमोल, मीठे मीठे इसके बोल, आंखें इसकी गोल 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 गोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। ओ छोरा है नटखट, हे बोले है पटपट, हे छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, के ढम ढम बाजे ढोल, के ढम ढम बाजे ढोल। ढम 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 ढोल बाजे, बाजे रे ढोल बाजे ढम ढम, ढम 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 ढोल बाजे, बाजे रे ढोल बाजे ढम ढम। कितना जबरदस्त ढोल बजा है। बिल्कुल, ये बात तो है कि पैर थिरकने लगते हैं अपने आप जब इस तरह से बिल्कुल जोश से भरा हुआ कहीं गाना बज रहा हो ना। और हम्म। जो ढोल की थाप होती है उस पर जब पैर थिरकते हैं तो बात ही कुछ और होती है। बात ही कुछ और होती है, लेकिन हमारे देश में जो विविधता है उसकी भी बात कुछ और ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम जिस नृत्य की बात कर रहे हैं, तुमने पहले ही बता दिया राजुल, कि इतना ऊर्जा से भरा हुआ है, और यूं कहें कि जब ऊर्जा से भरा जो भी चीज जिसके पास ज्यादा होती है, जैसी होती है वही प्रवाहित करता है, और सामने वाला भी उतना ही उससे खिंचा चला आता है ना। बिल्कुल। तो वही होता है कि इस नृत्य की जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, पुंग चोलम, इसमें भी खुद जो नृत्य करता है उसमें उतनी ऊर्जा होती है कि देखकर आप में खुद ब खुद ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है ना। और ये मणिपुर प्रांत का पारंपरिक नृत्य है पुंगचोलम। अच्छा वैसे रेणु जी एक बात है कि ढोल कोई और बजा रहा है, नाच कोई और रहा है, ये तो बहुत बार होता है। हाँ, यहाँ तक कि संगतकार जो होते हैं उनको संगतकार ही कहा जाए, ढोलक बजा रहे हैं या जो गा रहे हैं वो बिल्कुल अलग मंच पर एक तरफ बैठे होते हैं, और नृत्य करने वाला बिल्कुल निश्चिंत रहता है कि ना उसको गाना है, बस हाँ ये कि सम पर आना चाहिए, थाप से थाप मिलनी चाहिए, जो भी है ना। हाँ, जो पद संचालन है वो लय से बिगड़े ना। हाँ। भाव पूरी तरह से आए, आंखों में, हाथों में, हर तरीके से किसी भी नृत्य की बात करें, लेकिन इसमें कुछ अलग ही अंदाज है। हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए तो भाई कहा जाता है ना कि विशिष्ट ऊर्जात्मक शैली है जिससे लोग एकदम ठगे से देखते रह जाते हैं। खास बात इसमें ये है कि जैसे तुमने कहा कि अलग रहते हैं, लेकिन इसमें जो नृत्य करता है वही ढोल बजाता है ना। और मणिपुरी भाषा में ढोल को कहते हैं पुंग, इसीलिए इसका नाम है पुंग चोलम। और ये नृत्य जो है समूह में होता है और पुरुष करते हैं इसको। इसमें कलाकार के रूप में विशेष रूप से बना हुआ ये जो मणिपुरी ढोल है यानी कि पुंग, वो लटकता रहता है और उसी को बजाया जाता है और नाचा जाता है, नाचा जाता है। और ऐसा नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल लय में होती हैं, उसमें एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन होता है और एक तरह से जो जुड़े से लगते हैं एक दूसरे से,
चाहे नृत्य करने वाला हो चाहे उसकी थाप हो, वो जैसे लगता है कि बस एक दूसरे के लिए ही बज रहे हैं, पैर हो चाहे वो पुंग हो, है ना। और मणिपुरी ड्रम भी इसे कह सकते हैं वैसे देखा जाए तो। मणिपुर के संकीर्तन, संगीत और शास्त्रीय नृत्य का मूल तत्व माना जाता है ये पुंग। और इसका आविष्कार कहते हैं ना राजुल कि खुयोई तोम्पो नामक मेताई शासक ने किया था, जो 154 से 264 एडी के बीच मणिपुर पर राज्य करते थे। तो पुंग मणिपुर का एक पूज्य वाद्य है जिसका प्रयोग धार्मिक और पवित्र अनुष्ठानों के अलावा सामाजिक उत्सवों में भी होता है। मतलब सदियों से जो चला आ रहा है उसको धीरे धीरे कैसे कैसे हम अपने हर उत्सव में, हर रिवाज में शामिल करते जाते हैं और वो कैसे हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनता जाता है, इसका एक जीवंत उदाहरण है पुंग। और भाई जाहिर है कि जब जरा सा मन खुश हुआ और 4 लोग इकट्ठे हुए तो बस पुंग चोलम नृत्य शुरू हो गया। और अब हमने जैसे कहा ना कि धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, तो भाई ये मत समझिए कि धार्मिक अनुष्ठानों में तो बड़ा धीमा धीमा मधुर मधुर संगीत और बहुत शांति प्रिय वो होता है, लेकिन पुंग चोलम का अंदाज बिल्कुल अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। वैसे भाई ये किसने कहा कि धार्मिक कार्य होगा तो बड़ा हौले हौले और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें एक अलग तरह की जोश ऊर्जा देखने को मिलती है। और पुंग चोलम नृत्य में इस ढोल का, जैसे हमने पहले भी बार बार बताना चाह रहे हैं, कि इतना अनोखा अंदाज है कि ढोल की थाप, संगीत और कलाकारों के नृत्य में एक अलग सा ही सामंजस्य होता है। बस एक दूसरे के लिए ही जैसे नाच रहे हो, बजा रहे हो, पैर थिरक रहे हो। और बल्कि आगे अगर हम बता रहे हैं तो उसमें यह है कि जैसे तुमने कहा ना कि बाद में उसकी गति बढ़ती जाती है और किस तरह से बड़े सहज ढंग से ये शुरू होता है और फिर धीरे धीरे लय बढ़ती जाती है। और फिर उसी के साथ नृत्य बदलता भी जाता है। मतलब जो एक धीरे उससे शुरू हुआ था ढोल बजाते हुए, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका टेम्पो बढ़ता जाता है और फिर नृत्य करने वाले कलाकारों का अंग संचालन, उछलते हुए कूद कर, तेजी से घूमकर बहुत तेज गति से नृत्य होता है। जी, गले में उनके पुंग लटक रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरा गोल घूमते हैं हवा में, बिल्कुल कलाबाजी सी करते हैं और फिर घूमकर उसी समय सामने आ जाते हैं। मंच पे अगर हो रहा है तो दर्शकों के सामने उनका चेहरा आ जाता है। मतलब एक चक्कर पूरा करते हैं पूरे हवा में गोल घूमकर और फिर सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो भी जो गति में लय चल रही होती है, यानी उनकी जो थाप होती है, उसी पर आते हैं वो। ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे कहीं से हो जाए, है ना। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से, और जैसे जैसे तुमने कहा ना कि धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती जाती है, लय बढ़ती जाती है, तो जाहिर है कि उनके अंग संचालन भी उतनी ही तीव्र गति से होने लगता है। तो सोचिए कितना रोमांचकारी। सबसे आश्चर्यजनक बात तो मुझे ये लग रही है कि वही कलाकार जो है ढोल भी बजा रहा है और वही कलाकार इस तरह से कलाबाजियां भी खा रहा है। तो ढोल की थाप, मतलब हाथों का जो एक गति का आपको ध्यान रखना है, वो तो आपको रखना ही रखना है। साथ ही साथ आपको कहाँ पर आपको कलाबाजी लेनी है, कहाँ पर हवा में छलांग भरनी है, कहाँ पर कूद कर वापस आना है और कहाँ पर एक फिरकी लेनी है, ये सब बातें भी आपके दिमाग में चल रही हैं और वो भी होता जा रहा है साथ साथ। ऐसे ही नहीं होता, वर्षों का इसमें कहते हैं ना कि अभ्यास चाहिए, बहुत रियाज चाहिए, है ना। तो पुंग चोलम नृत्य जो है वो पारंपरिक मैबी जगोई नृत्य और थंगता और सरित सरक से भी प्रेरित माना जाता है। ये जो थंगता और सरित सरक हैं, ये मणिपुर की मार्शल आर्ट्स हैं। हाँ, तो इस नृत्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बिजली सी गति की तरह ये मार्शल आर्ट का प्रभाव उसमें आपको नृत्य में दिखाई देगा। जाहिर है कि मार्शल आर्ट, जैसा कि नाम से ही आप सब जानते हैं, कि उसमें कितनी बिल्कुल चपलता चाहिए और वही नृत्य में दिखाई देती है। और नृत्य कलाकार जो हैं एक्रोबैट्स की तरह हवा में ऊंची उछलते हैं और फिर तेजी से घूमते हैं। तो और ये नृत्य जो है देखते समय जब इस तरह से होता है ना कि जो मैं बता रही हूँ कि आश्चर्य वाली बात, तो सच में जो दर्शक होते हैं वो कुर्सी से चिपक कर बिल्कुल, या अगर कहीं पर खड़े हैं तो वहीं पर सांस रोक कर, जिसको कहते हैं ना, देखते जाना कि अरे हो कैसे रहा है भाई ये बहुत मजेदार बात की, बिल्कुल सही बात है, खासियत है। अच्छा, मजेदार बात एक और है राजुल ना, कि वैसे देखा जाए तो मणिपुर का जो पारंपरिक हम लोग कृष्ण वाला नृत्य देखते हैं, रास नृत्य, वो कितना धीमा धीमा हौले हौले चलता है, मीठा मीठा सा, वो मंजीरे बजते रहते हैं, उनकी अपनी एक लय होती है
और बड़ी मीठी-मीठी सी धीमी-धीमी सी होती है। लेकिन उसके एकदम विपरीत सा ये लगता है ना? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये रासलीला के ठीक पहले ही होता है। ये जी। करने का रिवाज है इसको, मतलब जैसे वो कहते हैं ना, उसको एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी हाँ। कि खूब सारी सकारात्मक ऊर्जा एक जगह पर इकट्ठी की और उस जगह पर फिर शुरू हुआ रास नृत्य, जो कि और भी मतलब चरम पर पहुंचता है, चरम तो पर पहुंचता है। अलग ही बात होती है उसकी। जी हाँ, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं पुंगचोलम की, ये विशिष्ट तकनीक और साथ में नृत्य सीखने के समय के साथ ढेर सारा अभ्यास और जाहिर है कि शारीरिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसको मसल पावर भी कह सकते हैं, है ना? और पूरी तरह से तैयार होने में 10 वर्ष लग जाते हैं। अभी आप कह रही थी ना, वर्षों का अभ्यास, तो सच जी। में भाई 10 वर्ष लग जाते हैं। ये कम से पुंग- कम वाली बात है। बिल्कुल। तो ये पुंगचोलम नर्तक जो हैं वो सीखते सीखते शारीरिक रूप से दृढ़ होते जाते हैं, क्योंकि लगातार अभ्यास करते रहने से शरीर के अंग और उनका संतुलन उसी प्रकार ढलता जाता है। बिल्कुल। और 10 वर्षों के समय में ये ऐसा नहीं कि घर में रहकर सीखते हैं, क्योंकि मतलब 24/7 वाली जो बात है ना, हाँ, कहते हैं ये हम लोग क्या प्राचीन काल से चल रहा है, आज नई बात नहीं है। क्योंकि गुरुकुल ये जैसा माहौल होता है। बिल्कुल, गुरु के पास रहकर ही सीखना होता है। पुंगचोलम में पारंपरिक वेशभूषा होती है। नर्तक पगड़ी और धोती पहनते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं, जिससे कि कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा इन्हें मिलती है। और पुंगचोलम नृत्य जो है वो मंदिर में आयोजित पवित्र अनुष्ठान हो या शादी की धूमधाम हो, ये नृत्य शुरू होते ही एक अलग सा वातावरण बन जाता है। और एक जो खास बात यह है रेणु जी, जी। कि नर्तकों का समूह वही रहता है, जो हाँ। मंदिरों में भी नृत्य कर रहा है, जो शादी के उत्सव में भी नृत्य कर रहा है, लेकिन हर बार जो गीत के बोल हैं, जो संगीत है, उसका बदल स्वरूप जाता है। बदल जाता है। बस जाहिर है, हाँ। जैसा मौसम होगा, जैसा स्थान होगा और जो उसका भाव होगा, उसी हिसाब से ही तो नृत्य होगा, है हाँ, ना? तो ये एक कलाकार के अंदर 3 गुण की बजाना भी, वाद्य भी बजाना है, नृत्य भी करना है और गाना भी है। क्या तो बात है। ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं जब, और उसके साथ खूब सारी शक्ति, ऊर्जा और खूब सारा उत्साह मिल जाता है, तो बनता है पुंगचोलम। तो जी। इसी बात पे गाना हो जाए। हाँ, बिल्कुल।
ढोल बजते ही पता लग जाता है कि भाई कोई खुशी की बात हो गई है। खुशी की बात तो ये भी है कि हमारे एक साथी ने बड़े प्यार से लिखा है हम्म। और इनके लिखने का अंदाज भी बड़ा प्यारा सा है। इन्होंने लिखा, मैडम जी आज आप बोली तो मैं आपको बता दूं कि 2 इयर्स से मैंने सभी जगह घूमना छोड़ दिया। नो शादी, नो पार्टी, नो ट्रैवलर, अच्छा। बस खेतों में रहता हूँ, कोविड-19 का पालन करता हूँ और आपको थैंक्स और विविध भारती का ओनली सहारा है मुझ में रेडियो के सहारे खेतों में काम करता हूँ। विविध भारती फैमिली को थैंक यू, कोविड-19 के माहौल में हमको एंटरटेनमेंट किया, थैंक्स। तो भाई बड़े प्यार से इन्होंने लिखा है, इनकी हाँ, भाषा बहुत बिल्कुल बहुत अलग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात तो है कि हमारे जो ये श्रोता हैं, ये जो इतने प्यार से सुनते हैं, तो इनके सुनने की वजह से मतलब कुछ और बातें भी हमारे कार्यक्रम में अपने आप जुड़ती चली जाती हैं और हमारी हैं। खुशी भी बहुत द्विगुणित हो जाती है। हमारे पास पुंग होता तो हम पुंग चोलम नृत्य कर लेते। ऐसा मन खुश हो रहा है राजू। हाँ, है ना? वैसे मन खुश हो या दुखी हो, तो ऐसे में कागज और कलम लेके कुछ लिख लिया जाए। हाँ, वो वाली डायरी वाली बात देखो बाद में करना कि कुछ और कविता लिखने वाली हो। हाँ, क्योंकि कल्पना की उड़ान है ना। बिल्कुल सही अभी बात है। खेतों में है तो खेतों में तो मतलब कुछ सोचते सोचते भी रहते होंगे ना। हाँ, तो आप लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात राजू तुमने बताई। तो हमारे साथी जिन्होंने ये लिखा है बड़ा प्यारा सा पोस्ट, आप कुछ और भी लिखिए, क्योंकि कल्पना की उड़ान भरता मन पूरे ब्रह्मांड में देखो कहीं भी घूम सकता है, लेकिन अकेले ही ये यात्रा होती है जब हम कल्पनाओं में सच के रंग मिल जाते हैं, है ना? तो उससे जो भी रचा बुना जाता है ना रेणु जी, कल्पनाओं में जो सच का रंग होता है, तो वो सारे संसार तक पहुंचता है, वो सिर्फ अपने तक नहीं रह जाता। जी हाँ, और जब वो रंगमयी रचना किसी कवि हृदय से निकलती है तो ऐसी कविता तो हर हृदय को छूती है ना, सबके दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल। तो हम जाहिर है हमारे साथी सब समझ गए होंगे। कवियत्री स्नेहलता स्नेह की कविताएं बिल्कुल ऐसी ही हैं जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। उनकी कविताएं परम आदरणीय महादेवी वर्मा जी के सुंदर गीतों की याद दिलाती हैं, जिनमें जो स्त्री हृदय है उसकी कोमल भावनाएं, संवेदनाएं, माँ की ममता, बहन का स्नेह, प्रेयसी का प्रेम और पत्नी का समर्पण भी है। आस्था के सेतु है तो भारतीय संस्कृति का जय घोष भी है। और जन्म उनका हुआ था 21 दिसंबर 1929 को। उनके अगर प्रकाशित काव्य संग्रहों की बात करें रेणु जी, तो रजनीगंधा, क्षितिज के पार, सूना द्वार और अगवानी, क्या नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। और ये जो संग्रह था ये उनकी मृत्यु के पश्चात जो है प्रकाशित हुआ था। उनके परिवार वालों ने करवाया था। उन्होंने एक प्रबंध काव्य भी लिखा, अहिल्या, और उसमें उनकी काव्य प्रतिभा का बहुत सुंदर विस्तार दिखता है। और जैसे तुमने कहा कि बाद में प्रकाशित करवाई, वहीं अभी कुछ अप्रकाशित भी कृतियां हैं। उनमें है अंतरयात्रा, योगामृतम, ऋग्वेद के 2 सूक्तों का भावानुवाद, दोहावली, स्वामी सनातन श्री के उपदेशों का काव्यानुवाद और मुक्तक संग्रह भी है। स्नेहलता स्नेह जी प्रतिष्ठित मंचों की जो कवि सम्मेलन होते थे उनमें बहुत सफल और बहुत ही सम्मानीय कवियत्री रही हैं, और इसके साथ ही साथ उनके गीत पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं, और स्तरीय जो राष्ट्रीय स्तर की होती हैं उनमें प्रकाशित होते रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी लगातार उनके गीतों को सुना गया है और सराहा गया है बहुत ज्यादा। बहुत लोकप्रिय कवयित्री हुई। 1990 की 14 जुलाई को उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया, लेकिन अपनी ढेर सारी रचनाएं हमारे साथ छोड़ गईं। उनकी रचनाएं आज भी उनकी स्नेहमयी त्यागमयी छवि की याद दिलाती हैं राजन। अब अगर उनकी रचनाओं के जो मूल तत्व की बात करें तो वो मूल तत्व है प्रेम, वो वियोग श्रृंगार है, और उसकी भाषा जो है वो ऐसी है, और उसमें जो भाव हैं वो ऐसे हैं, बड़े गरिमामय, बड़े संतुलित, और भाषा बड़ी सहज सरल, जैसे पानी की जैसे बहती जाती है। ये बड़ी कहना चाहिए बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन कवि के लिए सब कुछ संभव है। गरिमा के साथ बड़ी सरलता हो, तरलता हो, ये तो सिर्फ लगता है स्नेह जी ही कर सकती हैं, स्नेहलता जी। तो आज ऐसी एक सहज सरल पंक्तियां जो आपकी रचना है उनको पढ़ते हैं। आज किसकी अर्चना का दीप जलता जा रहा है, आज किसकी अर्चना का दीप जलता जा रहा है, प्राण में चिरवंदना का गीत पलता जा रहा है। दूर प्राची में जगा था, दूर प्राची में जगा था, कल किसी का भाग्य तारा,
पर प्रतीक्षा में पुजारी प्रणय पथ पर आज हारा। वेदना का नीर दृग से किंतु ढलता जा रहा है, प्राण में चिर वंदना का गीत पलता जा रहा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। उनकी एक रचना में मन के डगमगाने और फिर निश्चय के बीच की मनस्थिति बड़े सुंदर ढंग से उभरी है। मैं क्षितिज के पार जाना चाहती हूँ, वाह वाह, मैं क्षितिज के पार जाना चाहती हूँ, पर धरा का द्वार मुझको रोकता है। क्या बात है। मैं गगन का छोर पाना चाहती हूँ, पर डगर का प्यार मुझको रोकता है। वाह वाह। स्नेह जी के जो गीत हैं उनमें रेणु जी आपने ध्यान दिया होगा, छायावादी हाँ, जो कविता का है वो मिठास प्रभाव और बहुत प्रभाव दिखता है। बिल्कुल हाँ। दिखाई देता है। हम्म कुछ पंक्तियां हैं। तुमने जो संदेश पढ़ाए, हम्म कुछ अंबर से उतर न पाए, कुछ तारों के हाथ बिकाए, कुछ शबनम के संग ढल आए। तुमने जो संदेश पढ़ाए, सुमन सुमन पर फूल फूल पर मैंने देखा रंग तुम्हारा। तुमने जो संदेश पढ़ाए। कुछ सपनों में थे मुस्काए, कुछ भौरों में थे भरमाए, लहर लहर के अधर अधर पर गीत बने पर ढल ना पाए। तुम न मिले तो कल नहीं आए। कल का कितना सुंदर प्रयोग किया है। बहुत सुंदर। चैन शब्द के लिए कल जी। शब्द का जो इन्होंने उपयोग किया कितना सुंदर है। तुम न मिले तो कल नहीं आए। कल हाँ। मतलब बिल्कुल बेकल हो जाने वाला कल है ये। जब और कल यहाँ नहीं पर रेणु जी निराकार जो है वो प्रियतम के रूप में जैसे छायावाद में होता है, कहा गया है, बिल्कुल। हाँ, उनका संदेश प्रकृति के माध्यम से मिल रहा है और उसको कितनी सुंदर ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है। जी हाँ। स्नेह जी के प्रबंध काव्य अहल्या में 7 सर्ग हैं। इस प्रबंध काव्य के विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है, मैंने अहिल्या की रचना काव्य में इसलिए की क्योंकि अब तक नाटक, कहानियों अथवा कथाओं में इस प्रसंग पर बहुत कुछ कहा गया है। बात तो बिल्कुल सही है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहती हैं, जीवन के मूल्य चुकते नहीं, जीवन के मूल्य चुकते नहीं, किंतु बदलते अवश्य हैं। एक टूटे हुए अंतराल को जोड़ने की विधा को मैंने स्पर्श किया है। और इसी प्रबंध काव्य की अगर कुछ पंक्तियां हम पढ़ें तो ऐसे हैं। जरूर जरूर। अहल्या को गौतम का श्राप, अहल्या को गौतम का श्राप राम की भक्ति जगाता है। गहन जड़ अंधकार को चीर राम रवि बन छा जाता है। वाह। धूल में पग धरने का भाव, धूल में पग धरने का भाव फूल पाषाण बनाता है। धरा का हर लेता है श्राप, पतित पावन कहलाता है। वाह वाह वाह। और इसी सर्ग में अंतिम पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। राम राम युग का था उज्जवल न्याय, अहिल्या का कलंक धुल गया, हुआ गौतम का तप संपूर्ण, भोर का अरुणांचल खुल गया। राम युग का था उज्जवल न्याय। क्या बात है। इनकी कविताओं का जो एक सहजता होती है जो आसानी से सबको समझ में आ जाती है, वरना बहुत दुरूह शब्दों में, क्लिष्ट शब्दों में अगर कुछ कविताएं होती हैं तो हाँ तो नहीं समझ में आती। लेकिन शब्द हिंदी भी बहुत खूबसूरत है और उसके साथ ही साथ जो उनके भाव हैं वो छायावाद के होते हुए भी आसानी से इसीलिए समझ में आ पाए रेणु जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका कहने का जो ढंग है वो बहुत सुंदर है। अच्छा, जो वियोग श्रृंगार की हमने बात की थी तो उनके गीतों में कुछ इस तरह की जो टेर है, व्यथा है, वो भी नजर आती है। और उसका एक कारण ये है कि उनका निजी जीवन कुछ ऐसा रहा कि बहुत कम आयु में ही उनके पति गोलोकवासी हो गए और उनको अकेले ही सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, लेकिन उन सब का निर्वाह करते हुए भी वो लगातार उस जो अपनी काव्य साधना में थी वो लगी रही और वही उन्होंने सरलता बनाए रखी। और कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता कि नाम ही सुनकर समझ में आता है कि जब उन्होंने उपनाम अपना रखा होगा स्नेह, तो कहीं ना कहीं स्नेह से भरी थी। हाँ। है ना? एक उनके गीत की 2 पंक्तियां हैं। स्वागत। शेष रहे जो गीत प्राण के, शेष रहे जो गीत प्राण के, उनको लिखते रहना है। नेह भरी गाथा जीवन की, पीड़ा के मिस बहना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर।
आज टूटा तार मेरे बिन का आघात से, आज टूटा तार मेरे बिन का आघात से, आज कुम्हलाया कुसुम मेरा अधिक बरसात से, आज कुम्हलाया कुसुम मेरा अधिक बरसात से। साज धोने दो नयन के अश्रु खोने दो, नयन के अश्रु खोने दो मुझे, कल सुनाऊंगी मधुर कुछ आज रोने दो मुझे, आज रोने दो मुझे, पल एक अपने भी लिए, गीत कितने गा चुके हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे, पल एक अपने भी लिए। रेणु जी, जो अपने लिए अपने दुख को इस तरह से काव्य में उजागर करते हैं कि कुछ इस तरह की वो सबकी आवाज, सबके मन का भाव बन जाता है, वो विलक्षण ही होते हैं, विरले ही होते हैं। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और वो लोग भी विरले होते हैं जो कि अपने मन की बात किसी दूसरे की जुबान पर सुन लेते हैं, जैसे कि हमारी एक श्रोता ने सुन ली है। हाँ, क्या है? उन्होंने कहा है, बहुत सही कहा एक श्रोता ने, मैं भी अपने देश से दूर हूँ और कोविड की वजह से 2 साल से घर नहीं जा पाई। 2 साल एंड से। ये 2 साल में ऑलमोस्ट हर दिन हर घंटा मैंने विविध भारती सुना है। मैं सोच भी नहीं सकती कि विविध भारती ना होता तो मैं कोविड टाइम में कैसे सरवाइव करती। एंड जब विविध भारती फेसबुक मीडियम पे आया तब तो मेरी होम सिकनेस और ज़्यादा दूर हो गई। रियली दिल से पूरी विविध भारती टीम को मेरा शुक्रिया। मेरे लिए तो विविध भारती जैसे चमत्कार जैसे आया मेरी लाइफ में एंड मुझे अकेलेपन से बचाया। थैंक यू अगेन। बहुत प्यारी सी आपने बात लिखी है, लेकिन आप सब भी हमारे लिए कहना चाहिए कि इस खास जो 2 वर्ष की बात चल रही है, जिस समय की, जिस काल की, उसमें आप भी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे और आपकी वजह से हमने बहुत कुछ सोचा समझा और जुटे रहे कि हाँ क्या क्या करना है अपने सारे लोगों के लिए। आप सब भी हमारे परिवार का हिस्सा है, सदस्य हैं, तो जाहिर है कि हम आप जब साथ रहेंगे और रहे, बल्कि तभी तो ये समय बड़ी आसानी से निकल गया हमारा भी। केवल ऐसा नहीं कि आपका, हमारा भी बहुत अच्छी तरह से गुजरा और हम सब ने मिलकर ये समय निकाला है। तो जाहिर है कि हम भी यही कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम सब यूं ही बने रहें एक दूसरे के लिए। हाँ, और साथ साथ इसी तरह से ये सफर चलता रहे, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल हों। भाई प्रतिकूल परिस्थितियों में तो सामंजस्य बनाना ही चाहिए ना। ओ, ये बात बिल्कुल सही है। और सामंजस्य जब एक बार बन जाता है ना तो फिर तो क्या कहना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो ही जाती हैं, उनको भी झुकना पड़ जाता है। कहते हैं ये लोग साथ तो छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, अब क्या करें। सही बात है। कुछ भी कर लो लेकिन हम तो साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, ये बात सही चाहे है। भला लगे चाहे बुरा लगे। वैसे अक्सर ये कहा जाता ना रेणु जी कि जब समय ही साथ नहीं दे रहा है, जब स्थिति ही अनुकूल नहीं है, जब मुसीबतें चारों तरफ से घेर रही हैं, तो भला इंसान करे भी तो क्या करे, क्या कर सकता है। यहाँ पर राजुल हमें कहीं ना कहीं यही लगता है कि हम लोग भी वही जो सुनते आ रहे हैं ना दूसरों से वाक्य, बस उन्हीं को प्रयोग कर लेते हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं और एक सामान्य सी आम जन बन के रह जाते हैं। अच्छा, सब लोग यही कहता है तो चलो हम भी यही कह लेते हैं। हाँ, जैसे बचपन में होता था ना कि हम लोग सुनते थे कि मतलब हमारे बचपन की जो बात है राजुल, उस समय यही होता था कि बच्चे बड़ों का सुन सुन के हम लोग भी कहते थे बहुत सिर दर्द हो रहा है। हाँ। तो इतना मजाक बनाते थे, अरे बच्चों का कहीं सिर दर्द होता है, क्या बात कर रहे हो, सुन लिया है बड़ों का इसलिए बोल रहे हैं। तो सच में यही लगता था। हाँ, सच में किसी का सुन लिया था, अम्मा का, बुआ का, किसी का, बस इसीलिए कह दिया कि सिर दर्द हो रहा था। तो कुछ ऐसा ही है कि हम कहते हैं आए समय साथ नहीं दे रहा है। भाई समय आपका क्या साथ देगा, आप समय के साथ चलिए और कहीं ना कहीं उसको अपने अनुकूल ढालने से बेहतर है कि बहुत सारी चीजों को समय और क्या क्या तुमने बोला था
परिस्थिति, परिस्थिति, लोग, हाँ, अब तो बहुत कुछ राशियां, हाँ, बहुत मौसम, चीज़- है ना, बहुत सी और चीजें हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग, ट्रैफिक, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम काज अनुकूल नहीं होती आपका, हैं। काम काज, आपके बॉस, वातावरण, है ना। तो ये सारी चीजें हम कहते हैं अरे बड़ा मुश्किल है भाई, ससुराल में रहना बड़ा मुश्किल है, पड़ोसी के संग रहना बड़ा मुश्किल है। और वही ऐसा भी होता है ना हाँ। रेणु जी कि कुछ लोग जो है वो परिस्थितियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रिकॉर्ड हंसते रहते तोड़ हैं। देते हैं। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ऐसे ही हंस देते हैं तो रिकॉर्ड टूट जाता है। देखो ऐसा है ना कि कोई परिस्थितियां आपके वश में नहीं है, बल्कि आप खुद अपने वश में अगर हैं तो परिस्थितियां अपने आप आपके वश में होंगी। और जैसे तुम कह रही हो ना राजुल, के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत आसानी से रिकॉर्ड टूट जाता है। बिल्कुल, ये जीवन का सत्य सिर्फ स्थितियों में नहीं बल्कि आपसी रिश्तों में भी जी हाँ। आपको देख सकते हैं। विरोधी स्वभाव वाले बहुत अच्छे से निभा भी लेते हैं और कई बार उनमें हर समय 36 का आंकड़ा बना रहता हाँ, है। देखो विरोधी स्वभाव किस तरीके का है। एक विरोधी स्वभाव है कि हमारा अपना एक स्वभाव है, तुम्हारा अपना एक स्वभाव है। हमने ये मान लिया कि राजुल का यही स्वभाव है और तुमने ये मान लिया कि रेणु का यही स्वभाव है। तो बस समझ में आ गया, है ना। यही समझदारी समझदारी समझते समझते उम्र निकल जाती है और फिर यही कहा जाता है कि क्या करें, पट्टी नहीं है। पट्टी नहीं है। तो भाई जैसे कि एक दरवाजा है, मान लो जैसे हम जिस दरवाजे से आते हैं, या कभी कभी बहुत छोटा दरवाजा होता है, तो हमें पता है कि ये दरवाजा इतना ही बड़ा है ना, इतनी ही इसकी ऊंचाई है, इतनी ही चौड़ाई है। हाँ, अगर आप उसमें नहीं आ रहे हैं तो आप रास्ता बनाइए कि कैसे आप टेढ़े मेढ़े होके ऊंचे नीचे होके निकलेंगे, हाँ, है ना। और क्या? तो ऐसे ही राजुल का स्वभाव जैसा है, हमें उस हिसाब से अपने आप को समझे और उस हाँ। हिसाब से आगे बढ़े तो पटरी आराम से बैठ जाएगी। अब ऐसे में तो फिर रेणु जी ये भी बात हो सकती ना कि भाई आपने अपने आप को ढाल लिया, अब आपको उस ढालने के चक्कर में बहुत सारी अपनी चीजें छोड़नी पड़ी, तो आप सोच रहे हैं कि लो भाई हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली, हमने तो अपने को बदल लिया बिल्कुल, हमने तो अपना सर भी झुका लिया, गर्दन भी टेढ़ी कर ली। तो निकल ही जाएंगे, फिर क्यों हम अफसोस करेंगे, नहीं करेंगे अफसोस ना। जैसे देखो तुमने कहा अभी ना कि ये विरोधी स्वभाव वाले लोग, दो स्वभाव वाले लोग हैं, ये विरोधी और समरोधी नहीं होते, है ना। एक स्वभाव का कोई भी नहीं होता है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो ऊंचा नीचा रहता है। दो स्वभाव के लोग हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, जो भी दो हैं, ए बी कह ले, क ख कह ले, जो भी है, ठीक है। तो वो वैसे ही हैं, जैसे लाल रंग है, पीला रंग है। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते कि लाल रंग अच्छा है और पीला रंग खराब है, पीला रंग अच्छा है, लाल रंग खराब है। ये लेकिन स्वभाव रेणु है जी जहाँ पर उत्तर और दक्षिण हो, भाई। कैसे? उत्तरी ध्रुव अरे तो और भाई उत्तर की भी दक्षिणी जरूरत ध्रुव, कैसे? तो फिर वहां पर अगर मान लीजिए साथ में हाँ। रहना पड़ रहा है, मतलब किस तरह से, हमें नहीं समझ आ रहा है। आप किसी रिश्ते में है, मान लीजिए शादी जी। के बाद जो नई बहुएं जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई ऐसा है कि ये सास तो हमारी बिल्कुल एकदम दक्षिण ध्रुव लगती है मुझे, जैसे मतलब बहुत बोलती हैं, नहीं हर बात पर टोकती हैं, बहुत ज्यादा टोकती हैं। अरे उसमें इन छोटी छोटी बातों पर टोकने की क्या जरूरत क्या है? जरूरत है? हम अगर ऐसे ही कपड़े पहन रहे हैं या अगर हम फलाना सामान मंगाना चाहते हैं तो इसमें टोकने की क्या बात है, क्यों टोक रही हैं? इनको तो हर समय बस यही लगा रहता है, बिल्कुल एक मिनट नहीं निभ सकती। या कभी कभी ऐसा होता है कि नंदे साथ में होती हैं, या अच्छा चलिए आप सास और ननद को छोड़ भी दीजिए, हाँ। मान लीजिए कि कोई दो मित्र हैं, दो सगी बहनों में भी ऐसा होता सगी है, बहनों में भी ऐसा हो सकता है ना। तो उसमें सास भी नंद तो यूं ही बदनाम है। सही माँ बात है। बेटियां भी ऐसी होती हैं। हाँ। तो लेकिन भाई देखो ऐसा है ना कि बहुत सारी चीजें राजुल ऐसी होती हैं कि अपनी बात को हम समय से कह दें, उन्हें बता दें कि देखिए हम लोग कुछ मिलके बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, है ना। जैसे अगर माँ बेटी हैं तो, नहीं तो कोई भाई बीच में आ जाए, भाई देखो मम्मी तुम ऐसा कर लो, दीदी तुम ऐसा कर लो, या छोटी बहन है तो तुम ऐसा कर लो। कोई एक बीच का रास्ता, ये भी ना जिंदगी भी एक पाठशाला जैसा है। आप इसको क ख ग घ जैसे एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। क्या बात ये है स्थिति है, और उसमें बैठकर एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि जब ये बात होगी तो तुम ये करना, जब ये बात होगी तो आप ये करना, ठीक है। और उसके उस नियम का पालन ठीक से किया जाए, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने के लिए ये एक बीच का मार्ग निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पटरी की तरह वो उधर चलती रहे, वो उधर चलती रहे और कभी न मिले। ये बिल्कुल सही बात है ना। जैसे कि ऐसा था कि किसी घर में दो बहुएं थी और जो छोटी बहू आई थी वो नई आई थी और सास थी। अच्छा, ये तो हमें नहीं पता था कि छोटी बहू तो
तो जो सास थी उनसे जो थी बड़ी बहू ने बताया कि देखिए भाई, ये छोटी बहू तो कोई काम नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, और इसका सब सस्ती कुछ संवरती रहती हाँ है। सस्ती संवरती रहती है, सब इसका कितना देखिए खराब रहता है। तो उसके बाद कुछ देर बाद क्या हुआ कि सास ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम समझा देना, तुम तो बहुत समझदार हो और तुम जरूर समझा देना। जी। तो सास के ये कहने का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ रेणु जी की, सोचिए जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल अपनी देवरानी की बिल्कुल दुश्मन बनी बैठी थी, उन्होंने जैसा ही देवरानी को देखा, कहा अरे वाह, आज तो तुम्हारे ऊपर ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, अरे तुमने बाल कितनी सुंदर ढंग से बनाए हैं। तो उसने कहा इस अच्छे शब्दों का प्रभाव उस पर भी पड़ा। उसने कहा हाँ दीदी, आप आइएगा, आपके भी बना दूंगी। अच्छा बताइए ना, मैं आपकी किस तरह से मदद करूं किचन में, और मैं आपकी मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ज्यादा आता नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। लेकिन तुम थोड़ा हमें भी सजा सवार देना। हाँ, उन्होंने भी कहा होगा, कुछ बार्टर सिस्टम हुआ होगा। हाँ। तो भाई ये लेन देन तो होता ही है ना, लेन देन होता है। और ऐसे में हो सकता है कि बड़ी जेठानी ने ये कहा हो कि भाई देखो, हमें तो सजने संवरने की फुर्सत नहीं है, तो देवरानी ने कहा होगा भाई ठीक है, थोड़ा बहुत हम मदद कर देंगे, थोड़ा आप सजिए और थोड़ा हम आपके साथ सजा मदद कर देंगे। हाँ। तो बस कुछ हमने जैसे कहा ना कि बीच का कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। ये हर घर में हर स्थिति के हिसाब से होता है। ये हमेशा 2 दूनी 4 हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ। इसलिए हम इसका कोई ऐसा गणित नहीं बता सकते साथियों, माफ करना। लेकिन हाँ, परिस्थितियां आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, जैसे तुमने अभी बताया बहुत अच्छा उदाहरण देकर। और ऐसे ही जैसे कि मान लो कोई काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपके पास धन का बहुत अभाव नहीं है तो कुछ रास्ता निकाल लीजिए, या बीच का कोई रास्ता निकाल कर काम अपना कम कर लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको समझौता तो करना ही पड़ता है। और राजुल, जैसे तुमने कहा कि हम सोचते हैं हम ही दबे जा रहे हैं, हम ही सब कुछ किए जा रहे हैं, तो बड़ी उलझन सी होती है कि हमने तो पूरा अपना अस्तित्व ही नष्ट कर ये लिया। पति पत्नी में बहुत होता है। अच्छा, तो ऐसा है, बहुत मुश्किल सवाल उठा रही हो, गीत सुनवा दो तो थोड़ा दिमाग चलेगा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास। बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊं कहीं, मर न जाऊं कहीं, ओके तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास।
सब कुछ नजर के सामने हो, जिगर के पास हो, लेकिन झगड़ा भी उतना ही जिगर के पास रहता है, पता हाँ, है ना? बात चुप जाती है। चुप जाती है। अरे तो निकाल दो भाई। चुप जाती है ये बोली, देखो जरा। तो बताइए ना रेणु जी कि जब निकालते हैं तब भी एक फांस बनी रहती है कि लो भाई हमने तो निकाल दी और इन्होंने तो निकाली नहीं। ऐसा और क्या। देखो, फिर वही वाली बात है, आप अपना ठेका लो, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि भाई हमने निकाल दिया, ठीक है, और अपना मन हल्का करिए। बाकी सबको सुधारने के लिए कहाँ, जब उनको भी सुधारने का काम हम ही करेंगे तो वो क्या करेंगे, ये तो सोचो सामने वाला क्या करेगा। अरे हाँ, ये बात तो है। तो फिर तो देखो, ऐसा दिक्कत तो होती है, ये कोई बहुत हम शेखी वाली बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ, पूरे दिन में आप शाम को जब हम लोग बातें भी करते हैं, और हमारे परंपराओं में भी है कि रात में सोते समय आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्रार्थना करें। तो वो प्रार्थना क्या है, सिर्फ उसकी शरण में, परम सत्ता की शरण में जाने की नहीं है, बल्कि अपना मन हल्का करने की वो प्रार्थना है। यानी कि पूरे दिन में जो भी हमें जटिलताएं, उलझने, तनाव जो भी मिला है वो सब निकाल लो अपने मन से। क्या बात है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनाव या खराब बातें, जिनको हम तथाकथित रूप से खराब बातें कह रहे हैं या विपरीत परिस्थितियां कह रहे हैं, हर चीज को, अगर आपने बहुत सुंदर गुलाब भी देखा है तो उसको भी आप अपने दिल से निकाल दीजिए और एकदम हल्के होकर सोइए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से अगर हमारे मन, दिमाग में, मस्तिष्क में अगर चस्पा हो गया है तो वो भी एक फांस बोझ बन है, जाएगा। वो बोझ है। सही बात है। ना देखो, जैसे कमरे में धूल, हमने बराबर कहा है कि वो चाहे मेज पर हो चाहे टेलीविजन पे हो, धूल धूल होती है। धूल के कण होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कमरे में रखे हुए फूल के ऊपर है तो वो बड़ा अच्छा है, उसको आप छोड़ देती हैं, आप सब हटाती हैं। सही बात है। बस ऐसे ही अपने मस्तिष्क को एकदम साफ करके, मन को साफ करके हल्के होके सोइए, दूसरे दिन खुशनुमा सुबह आपका इंतजार करेगी। तो मस्तिष्क को एकदम साफ हल्का करने का एक उपाय है डायरी लिखना। अरे हाँ, वो तो अभी हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन किया जा सकता है। और वैसे भी जो मतलब अपना देखो, बात फिर वही हो गई जो सामंजस्य स्थापित करने वाली बात है। उसमें अक्सर कहते हैं कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, वैसे तो गुस्सा हम करते हैं, आता नहीं है, तो उसको आने ना दें। हाँ। करें ना आप गुस्सा, लेकिन फिर भी बहुत जो परेशानी है, अगर हम कोई नाराजगी है तो अक्सर कहते हैं ना, उसको खूब आप लिख दो, तो वो सारा गुबार जो है मन का वो निकल जाता है है ना? सही बात है जी। तो इसी वजह से तो कहा जाता है ना कि मित्र है डायरी। अब कुछ लोग डायरी में ऐसा भी होता है, डायरी कई तरह की होती है। लोग अपना जो रोज का हिसाब होता है, खर्च होता है, वो लिखते हैं, कहते हैं कि इससे बजट कंट्रोल में रहता है और फिजूल खर्ची नहीं होने पाती। कुछ लोग इस तरह से डायरी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने जैसे जो कामकाज करने वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, किससे मिलना है, किससे क्या बात करनी है, किसको क्या देना है, ये सब का हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन अपने मन का हिसाब किताब अगर रखना है जी, तो उसमें जो है डायरी भी, उसमें भी डायरी आपकी उतनी ही बड़ी सहायक हो सकती है जितनी और कामों में। जी हाँ। इसलिए डायरी लिखने से क्या होता है कि ये जो तुमने कहा, हिसाब किताब, पैसा, ये जोड़ घटाओ, उससे अलग सारी चीजें हैं, ये संवेदनाएं हमारी। और जाहिर है कि अगर हम जितना लिखते जाते हैं, जितना हम यूं कहें कि हम डायरी से जुड़ते जाते हैं। एक छोटी सी पुस्तिका रख लीजिए आप, नोटबुक जैसा, और उसमें आप अपने सारे ख्यालात हों, चाहे आपके संवेदनाएं हों, दुख सुख, ऐसा नहीं केवल दुख दुख अपने गुबार निकाल लिए, नहीं, आप जो खुशी मिली उनको भी आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। और इस तरह से फिर मन भी हल्का होता है और धीरे धीरे आपका डायरी से जुड़ाव बढ़ता जाता है। बिल्कुल। लिखते हैं ना लोग, मेरी प्रिय डायरी, ऐसे लिखते हैं, उससे लगता है कि मतलब अब बस वही है जिसको मैं सब कुछ कह दूंगा, सब कुछ बता दूंगा या बता दूंगी तो अभी सब ठीक हो जाएगा। ये एक सृजनात्मक कार्य भी है ना रेणु जी। देखिए, आपकी जो लिखने की क्षमता है वो अच्छी होती है, आप कुछ नए शब्द चुनते हैं, आप अपने को व्यक्त करने के लिए कुछ अच्छा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि हम इस बात को किस तरह से लिखें कि अच्छा आए, उभर कर। क्योंकि कभी कभी आप भी खुद भी पन्ने पलटते हैं। वैसे तो डायरी कही जाती है कि किसी और को नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर हमने जैसे कहा ना, आप अपने लिए जिए। तो जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको कितना मजा आता है पढ़कर। तो जाहिर है कि जो तुमने कहा ना कि लिखते समय सोचेंगे कि कैसे शुरुआत करें, कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें हम उसमें, और कैसे अपने भावनाओं को हम व्यक्त करें उसमें। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम इस तरह से विचार करते हैं लिखने के पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे में भावनात्मक स्थिरता भी आ जाती है। निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप पहली बार लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कम से कम 5 बार तो लाइन काटी होगी, या वो पहला शब्द भी आपको चुनने में समय लगा होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको बड़ी आसानी से आप लिखना शुरू कर देंगे। हाँ, है ना? फिर काट पीट बंद हो जाती है।
फिर और ऐसे ही सोचने के तरीके में भी बदलाव आ जाता है बिल्कुल, धीरे-धीरे, है ना? जो बातें हम किसी से नहीं कह पाते, जी। वो अगर डायरी में व्यक्त कर लेते हैं तो जैसे मन पर एक जो होता है ना बोझ, आपने भी कहा था जी। कि वो बोझ उतारना है, तो वो बोझ भी उतर जाता है और वो फांस भी निकल जाती है। लेकिन कहीं न कहीं धीरे-धीरे बदलाव जो बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिर अगली बार आपको लगता है कि ये फाँस तो था ही नहीं, हमने फालतू में इसे फाँस बनाकर रखा था। फिर आप हाँ, उसको भी नहीं लिखते हैं, है ना? बिल्कुल। तो धीरे-धीरे उसमें भी कमी, कटौती होती जाती है। हाँ, तो नकारात्मकता से आप सकारात्मकता की ओर बढ़ने जी लगते हाँ। हैं। तो अगर ऐसा किया जाए कि जी। डायरी लिखने का एक समय जो है वो निश्चित कर लिया जाए, तो ये थोड़ा मुश्किल अच्छा नहीं है? रहेगा। भाई अगर काम-काज है तो कुछ लोग ऐसा होता है कि अपनी डायरी साथ ले लेके घूमते हैं। अच्छा। जब भी मौका मिला, हुँ। कहीं जा रहे हैं, बीच में रास्ते में, गाड़ी में या कार में, कहीं पर भी उन्होंने लिख ली डायरी, जी। या फिर थोड़ी देर के लिए खाने की छुट्टी हुई, उसमें बैठ के लिख ली। लेकिन अगर रात में सोने से पहले अगर लिखें तो एक फ़ायदा है रेणु जी, हुँ। कि जैसे भई आपने रात में सोने से पहले निश्चित किया है, तो एक तो आपके मन में एक उत्साह बना रहेगा बराबर, जो सारे दिन की खड़बड़ है, जो कहीं झगड़ा हुआ है, कहीं कुछ मनमुटाव हुआ है, कुछ भी आपके मन पे बुरा प्रभाव पड़ा जी। है, वो सब आपको कहीं पर व्यक्त करने का इंतज़ार है और वो आपको पता है कि वो डायरी आपका इंतज़ार कर रही है। हाँ। और आप बस गए और आपने वो सारी चीज़ें कर दी, आपके दिमाग का सारा बोझ निकल गया और आप सुकून की नींद सो गई। ये नहीं कि सारी रात आपकी कुढ़ते हुए, जागते हुए बीती। बिल्कुल सही तुमने कहा। और इससे क्या होता है धीरे-धीरे जब आप इस तरह से पूरे दिन का आप निकाल देते हैं, मन हल्का करते हैं, तो ज़ाहिर है अवसाद से बचते हैं। कहीं न कहीं जो तनाव है, परेशानी है, मन की उलझन है, मानसिक अवसाद है, वो धीरे-धीरे आप जो आने वाला होता है, आने के बाद की तो बात दूर की है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता अवसाद आपके मन में कब घर कर जाता है। ये आपके पास आता ही नहीं है अगर आप डायरी लिखते रहते हैं, है ना? और जो आपने भी कहा था कि हम खुद सोचते हैं कि हाँ। अरे ये तो फंसती ही नहीं, हाँ। अपना आकलन भी कर पाते हैं हाँ, कि मतलब हम शायद बहुत ज्यादा बातों को ले लेते हाँ, हैं। या इस विषय पर हमें इतना क्या समय देना चाहिए, हाँ। या ये विषय या ये व्यक्ति इतना समय देने के लायक है कि हम किसी और अच्छी जगह अपना मन लगा सकते हैं, अपना मस्तिष्क लगा सकते हैं और कुछ सृजनात्मक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं सही बात है। फिर हमारे जीवन में नियमितता आती है और नियमितता और अनुशासन जो है सफलता का मूल मंत्र तो है ही, बिल्कुल, है ना? और साथ ही नए विचार भी तो आते हैं, अच्छा, तो हमें भविष्य की योजनाएं। बिल्कुल, हाँ, तो हमें लगता है अच्छा, तो अब तो समय नहीं है कि गीत सुनवाया जाएगा। हाँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि डायरी जो है बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे साथियों ने बड़ा अच्छा-अच्छा लिखकर भेजा है। डायरी के बारे में लिखा है कि दोस्त, यार, साथी सब एक नाम है। दरअसल फरिश्ते की तरह है। फरिश्ता तो हमारे साथ हर कदम पर खड़ा होता है, सुख हो या दुख, राजा हो या रंक हो, असली दोस्त वही है जो आपके साथ हर पल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, जो आपकी खूबियों की प्रशंसा करे, आपकी गलतियों को सुधारे, आपको जीवन में आगे बढ़ता हुआ देख खुश हो, निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। तो सच्चा दोस्त बहुत नसीब वालों को मिलता है। दोस्त हर रोज डायरी के हर पन्ने की तरह सुख दुख में सहभागी बने रहता है। क्या बात है। अच्छा, ये प्रकाश मनु जी की एक कविता है डायरी पर, स्वागत। वो जरा पढ़ ली जाए और फिर इजाजत ली जाए। नए साल पर नई डायरी काश मुझे मिल जाए, नई डायरी में कितनी ही बातें लिखनी हैं, अब तक जो मैं कह ना पाया वे सब कहनी है। क्या बात। हरी वादियों में घूमे थे गुपलू जी के साथ, तब लगता था कितना नीचे आ पहुंचा आकाश। कितने सुंदर फूल खिले थे, फूलों के वे रंग, घूम घूम कर देखे हमने बबलू भी थे संग। अगर लिखूं ये सारी बातें मन बगिया खिल जाए, नए साल पर नई डायरी काश मुझे मिल जाए। वाह। और अब देखिए समय क्या हो भाग रहा है ना, तो बस निकल लो। तो अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।